Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of chemistry for BSc second semester students. Actually, this is a DSC paper, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है. जो नॉर्मल सिलेबस होता है उससे हद हद से ज़्यादा इसमें सिलेबस है, तो डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट इसमें पिक करने हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ क्वेश्चन इसमें से निकाल दूं, सो दैट आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ. हमारे पास 4 यूनिट्स है, लेकिन अगर 4 यूनिट्स का सिलेबस हम देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा. पता नहीं किसने ये सिलेबस फ्रेम किया है, समझ नहीं आ रहा है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एमएससी लेवल में भी इतना सिलेबस नहीं होता है. सो लेट अस स्टार्ट विथ. वी हैव यूनिट 1, दैट इज़. ख्याल रखना आप, मैं बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. आप खाली स्क्रीनशॉट नहीं उठाना, लेकिन देखना भी, कंटिन्यूसली वॉच करना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ. वी हैव यूनिट 1, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. इसमें आपका डायरेक्ट शॉर्ट में आ सकता है स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, जूल्स थॉम्सन लॉ आ सकता है, या कोफिशिएंट भी आ सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, ये तो आ जाएगा. इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई बताना है आपको, टी आई इन्वर्जन टेम्परेचर क्या हो सकता है. फिर हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में भी बताना है कि उनका इन्वर्जन टेम्परेचर कितना होता है. एग्जाम्पल लगानी है वहाँ. ठीक है. फिर उसके बाद किरचॉफ्स इक्वेशन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर फोकस करना अच्छे से. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, दैट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब अलग अलग डेफिनेशंस होती है, उन पे आपको फोकस करना है. ठीक है. सो चलते हैं फिर से. अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो इसमें बनता है, दैट इज एंट्रोपी. डायरेक्ट आ जाएगा एंट्रोपी. एंट्रोपी पे आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, शॉर्ट में आ जाएगा एंट्रोपी. रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है. ठीक है. कहाँ रेसिडुअल एंट्रोपी अप्लाई होती है, ये भी आपको फोकस करना है. किसका कितना रेसिडुअल एंट्रोपी होती है, तो ये भी आपको देखना है. ठीक है. इसमें ये है कि सॉलिड्स कंप्लीटली वो नहीं हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन वगैरह, आपको इस पे फोकस करना है अच्छे से. फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, सेवन्थ क्वेश्चन, दैट इज क्राइटेरिया फॉर सुपॉनिटी. सुपॉनिटी जो होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, डेल वी क्या होता है, डेल एच क्या होता है, या वर्क नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, उस पर भी फोकस करना है आपको. और लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. इस पर भी फोकस आपको करना है. सो लेट अस स्टार्ट विथ सेकंड यूनिट. बहुत मुश्किल यूनिट है. पता नहीं पहले 2 यूनिट्स इन्होंने क्यों लगाए हैं. एक तो सिंपल सा यूनिट भी लगाते, वहाँ से सिलेबस बहुत ज़्यादा है. सो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरिलेशंस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. आपको वहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दी गई होगी, तो उस पर आपको सॉल्व करनी है. सपोज NaCl HCl का भी दिया गया हो, उसका ये वैल्यू है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको. फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर. ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हिटोरफस मेथड से आपको इसको डिटरमाइन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. उसके अलावा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हर 2 यूनिट्स में आता है, एक इस यूनिट में भी आता है और नीचे भी एक यूनिट में आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो बताना है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टाइट्रेशन ऑफ वेरियस एसिड्स एंड बेसिस. आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन जो ग्राफ है वो कैसे आ जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस वीक एसिड का. तो उस पर भी आपको फोकस करना है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है, आपके सिलेबस को देख के ये क्वेश्चन आ सकता है. नर्निस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ EMF, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मे भी इस पर एग्जाम्पल भी आ सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है. सो coming to sixth question, we have relation of pH and pK और pH का कौन सी रिलेशन होती है, इस पे भी फोकस करना है आपको. कैलेमल इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आपको फोकस करना है. कमिंग टू थर्ड यूनिट, वी हैव, दैट इज इंपॉर्टेंट यूनिट, मुश्किल यूनिट नहीं है, लेकिन फोकस इस पे अच्छे तरीके से करना है. दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन बेयरिंग कंपाउंड्स आर फर्स्ट, जिनमें ऑक्सीजन फर्स्ट होता है, जैसे अल्कोहल्स फिनोल्स वगैरह.
इसमें आपका एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, उस पर फोकस करना है। और साथ में एनर्जी लेवल डायग्राम भी प्लॉट करनी है कि पहले जब स्लो रिएक्शन होती है तो उसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ग्राफ ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, उस पर फोकस। फ्राइज एंड डिक्लेंसन रीअरेंजमेंट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। रेमर टाइमनस रिएक्शन, फिनोल अगर होगा आपके पास, ठीक है, तो इन प्रेजेंस क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह, तो उस पर हमारा अल्डेहाइडिक पोजीशन पे आ जाएगा CHO ग्रुप, और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही समझ लीजिए। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इन पे फोकस करना है, स्पेशली एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म पे, ठीक है। सो चलते हैं फिर से। पेनाकोलिन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। रीअरेंजमेंट होता है, मुश्किल नहीं है, एक्टिवेशन होती है, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स पे भी फोकस करना है, मे बी ये शॉर्ट में आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, इस पे भी। एपॉक्साइड रिंग में नेचुरली SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन करनी है। अगर एक्टिवेट किया हमने एपॉक्साइड रिंग, तो चाहे हमारा कार्बोकेटाइन बने या ना बने, SN1 रिएक्शन होती है, तो इस पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स पे भी फोकस करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी फोकस इस पे करना है, ठीक है। ये यूनिट भी गया। अब लास्ट यूनिट है ऑक्सीजन बेरिंग सेकंड कंपाउंड्स, इसमें से आपको आ जाएगा क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपको कार्बोनाइल कंपाउंड पे दिखाना है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर ऊपर से अटैक किया, सपोज री साइड से अटैक किया, तो साइड से क्रैमर्स रूल तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्रैमर्स रूल में आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन और उसके बगल में जो अल्फा कार्बन होगा उसमें लार्ज, स्मॉल और मीडियम ग्रुप्स होते हैं, उनकी लोकेशन कैसे होती है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आ जाएगा वो किस साइड से अटैक करेगा, ये आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा कन्फर्म। 1T3 डाइथेन्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोटेक्शन होता है, फिर डिप्रोटेक्शन होती है, तो उस पर भी फोकस आपको करना है। कैनोजोरस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवेंजल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कैनोजोरस, अल्डोल, बेंजोइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, क्या हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देंगे या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप देंगे, किन चीज़ों से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद HVZ रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन अच्छे से करनी है। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस क्लोरीन ब्रोमीन से करना है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में करना है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लेकिन आ सकता है। सिंथेसिस ऑफ मेलानिक ester. So this was all about the guest paper of BSc second semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।